दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस लिए आती है आवश्यक है यह वीडियो। तो समय की बर्बादी न करते और एक बात है, ये जो क्वेश्चन है ये आने के पूरे पूरे चांस है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किस अनुच्छेद के द्वारा उल्लेखित है संविधान के अंदर ही? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। ये दोस्तों इसकी व्याख्या दी गई है, आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन था 69वां, जो कि 1991 यानी 1991 में हुआ था। देश की व्याख्या है 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और विधानसभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित है। और जो सरकारी आयोग है ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होते और इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकारी आयोग जो कि 1983 में स्थापित हुआ था, यानी मतलब गठन किया गया था इसका, और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, जबकि अन्य जो 3 समितियां हैं वे पंचायती राज से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा में, क्या केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या राष्ट्रपति की सिफारिश पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन सी है, संसद के किसी भी सदन में। इसकी व्याख्या, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसके ऑप्शन है, इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, या यह केवल सरकार को बर्खास्त करने के लिए होता है, सी ऑप्शन, इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ऑप्शन डी, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा सही है दोस्तों? ये सही है इसका,
ऑप्शन सी, इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। केवल कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव मतलब नहीं विश्वास, यानी किसके प्रति विश्वास नहीं है? जो सरकार बनी है, सरकार है ना, जो सरकार है वह लोकसभा के सदस्य में ही तो बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 61 में है, 63 में, या 65 में, या 80 में? 80 में तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63, सॉरी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन 3 सी, अनुच्छेद 15। इसके अंदर बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, ऐसे मतलब वेशभूषा, इनके आधार पर देखते हैं लिखा है। जो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात निषेध मतलब रोक लगाता है। किसके आधार पर? जन्म के, लिंग के, जाति के, धर्म के, मूल, वंश के, या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय जो मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक सहायता यानी लीगल एड्स की बात करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? ये करता है 39 ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, कैग यानी सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? ये है लोक लेखा समिति। इसके अंदर 15+7 ऐसे सदस्य होते हैं, देखते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पीएसी, पब्लिक अकाउंट काउंसिल, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किसमें दोस्तों? ये है अनुच्छेद 123।
क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज दल की स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या इस प्रकार है कि 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स फोर्ड, है ना। जो 1919 की घटना है, घटना क्या है 1919 की नहीं, 13 अप्रैल 1919, ये 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय जो वहाँ का भारत का गवर्नर वायसराय था, पहले तो इसे गवर्नर जनरल बने थे, फिर बाद में वायसराय करने लगे थे 1858 के बाद। ये इस समय से वायसराय हुआ था, नहीं तो इससे पहले क्या कहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। यदि आपको ठीक से याद करना तो देखो, वेद वेद में क्या लिखा हुआ, ज्ञान का लिखा हुआ, यानी ज्ञान की ओर लौटो। तो ज्ञान की माता किसे कहा जाता? देवी सरस्वती की। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इसकी व्याख्या है स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। यानी ऐसा समझ लो कि सर है, वे स्वाति को बुला रहे सर की, यानी सर स्वाति को, तो वो क्या करेगी? आई आई आई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, तो बता दो उसको किसमें करा गया था? यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। एक लाइन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसी लाइन को भी मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 8 अगस्त 1942 की। व्याख्या देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। क्वेश्चन नंबर, ये भूगोल से जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, जो आए थे। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये किस महासागर में है? तो यह है दोस्तों प्रशांत महासागर। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्य, भारत के केवल 8 राज्य। अब देखा जाए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
तो ये जो दे रखा है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप याद कर सकते हो या ट्रिक से याद करना तो आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर, इसकी याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक प्रदान की गई है। डोल ड्रम क्षेत्र किस अक्षांश के आसपास पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी। यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है जिसे शांत कटिबंध भी कहते हैं। 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी को उत्तर दक्षिणी मतलब देखो ऐसे क्यों लिखा हुआ, पहले तो यहाँ देखो ये जो दे रखा अक्षांश दिया हुआ, अक्षांश क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही ना, ये है 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इससे 0 से 1 आया होगा, 2 3 ऐसे ही 5 आया होगा। तो 0 से 5 और 0 से नीचे भी 1 2 3 4 5 आया होगा, है ना। तो 0 से 5 एक ये, 0 से 5 एक ये। तो ये अगर ऐसी भूमध्य रेखा है तो इससे ऊपरला हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी। तो ऐसे लिख रखा उन्होंने कि यहाँ से 0 से 5 उत्तरी, ये लिखा हुआ 0 से 5 जो उत्तर है, और 0 से 5 ही दक्षिणी दक्षिणी। तो ये जो एरिया है इतना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है? ये है दोस्तों, ये है शांत कटिबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना, आप बता सकते हो कि किस महाद्वीप में स्थित है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट में इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या नहीं है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये निकोबार में स्थित है। देखो एक तो आपसे पूछेगा भारत, ये हमारा देश है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा, एक तो इसे तो कहते हैं मुख्य भूमि, ठीक। एक तो इसका पूछ लेता है आपसे कि सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तो इसका इसका नाम है ये कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। ये तो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, धनुषकोडी ऐसा नाम देखा होगा आपने। लेकिन ये जो दिया गया है इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट दिया गया है ये पूरे भारत की बात की गई है। तो पूरे भारत में ये मुख्य भूमि तो होगी, और ये जो अंडमान निकोबार के द्वीप है हमारे, ये तो ठीक यहाँ है नीचे निकोबार में, ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट नाम। अरे निकोबार भी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे अनेक प्रकार के नाम है ना। तो ये ग्रेट निकोबार में आता है कौन सा वाला? इंदिरा पॉइंट। क्या आप बता सकते हो कि भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, उत्तरी बिंदु कौन सा है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जवाब दो। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत, ओजोन लेयर पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है
समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में? ओजोन गैस का अधिकांशतः भाग समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? ये आपका सही उत्तर होगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अरब सागर भारत के बताओ, इस साइड है, पूर्व की साइड या पश्चिम की साइड है, बताओ कमेंट में। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा, कौन बहती है बताओ? तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन जो 31 से आगे पढ़ेंगे हमको, ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है यानी एलोट्रोप्स है? तो किसके है दोस्तों? ये सही जवाब है कार्बन के। किसके है? कार्बन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये जो लीवर है, ये यकृत कहते हैं जिसे, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? ये है ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं O2। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका SI मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है? सर्वग्राही का मतलब जो सबसे खून या रक्त ले सकता है। तो दोस्तों कौन ले सकता है सबसे? ये है AB पॉजिटिव, ये सबसे खून ले सकता है। और आप एक सवाल का आंसर देना, जो ये ABO यानी ब्लड ब्लड ग्रुप, ये खोजकर्ता कौन है इनके? किसने की थी खोज इनकी? ठीक है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या उसका नाम अमोनिया है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है? दोस्तों सही उत्तर तो इन दो में से है, आप बताओ कौन सा? तो दोस्तों इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ट्रस ना कि इक, ये वाली मात्रा भूल जाना, ठीक है।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है या उपयोग होता है? दोस्तों बताओ। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इनमें से ये जो बी वाला ना, अवतल यानी कॉनकेव लेंस, ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है। सोना किस अम्ल में घुलता है? तो दोस्तों ये होता है एक्वारेजिया। इसमें सोना घुलता है। और एक्वारेजिया कैसे बनता है? एक्वारेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका नाम है HNO3 प्लस HCl। और इनका अनुपात कितना होता है? इनका अनुपात होता है 1:3। अगर ये पहले लिखा गया तो 1 लिखना पड़ेगा पहले, फिर अनुपात। HCl बाद में लिखा गया तो ये 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है, देखो, एक्वारेजिया HNO3 और HCl 1:3 मिश्रण में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ये होती है निर्वात में। गलत जवाब। वायु में। गलत जवाब। डर में। गलत जवाब। सही जवाब है होठ में। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में सबसे अधिक क्या चलता है? प्रकाश। जरूर। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट, इसका नाम साइनोकोबालामिन भी है। दोस्तों यदि आप ये रासायनिक नाम याद करना चाहते हो विटामिन के, तो आप लिखना विटामिन बाइब्यूटर। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और आप अच्छे से याद कर सकते हो। फिर कभी आप पेपर में भूलने की वो नहीं होने की आपसे। क्वेश्चन 5, सॉरी भाग 5, अर्थशास्त्र एवं विधि, यानी इकोनॉमिक एंड मिसलेनियस। ठीक है, विधि के बारे में इसका ऑप्शन लिखते हैं। GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये लिखा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 होगा। भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है RBI।
आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप इसका गठन बताना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पर थी दोस्तों ये? बताओ। क्या है, महालनोबिस या हेरोडोमर या गॉडगिल या जॉन सेंडिस? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेरोर हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। क्वेश्चन 44, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन चार में से आपको बताना है कि कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 46, रेपो रेट में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या महंगाई कम हो जाती है, क्या महंगाई बढ़ जाती है, क्या ऋण सस्ते हो जाते हैं, या बैंक का लाभ हम कमाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महंगाई। महंगाई कम हो जाती है क्योंकि तरलता में कम हो जाती है। भारत में जीएसटी, गुड एवं सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों द हेग, नीदरलैंड। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 15, ये 25 लगा लो। ठीक है, तो आपका सही जवाब है 5। और कौन से में 5 है दोस्तों? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, आप इन्हें भी अब हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि देखना आपको तो आप हमारे चैनल पर जाएं और सर्च करें। अनुच्छेद 371 के तहत किन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों क्या वो महाराष्ट्र और गुजरात है, या नागालैंड और असम है, या मणिपुर और आंध्र प्रदेश है? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? तो दोस्तों आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, उसमें लगाते रहो आपके कौन कितने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, यदि आपने इन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चनों के जवाब सही दे दिए तो समझ लेना कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर है, और नई कम है या कम सवाल सोल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको और तैयारी करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन डी है ये सही है आपका।
महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य और इनके साथ में गोवा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें ये दर्जा प्राप्त है विशेष राज्य का। ये देखो इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है इस प्रकार। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में निरस्त किया गया? तो दोस्तों सही उत्तर बताना क्या है, आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। उनके कार्यकाल में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों बताइए आप कि किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये है जर्मनी का विमर सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 1946 की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या वो सरदार पटेल थे, क्या राजगोपालाचारी थे, या लियाकत अली, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों ये अंतिम सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे ये थे राजगोपालाचारी। शारदा एक्ट 1929 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल विवाह पर रोक। इसमें कहा गया था कि लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की उम्र 14 निर्धारित की गई शारदा एक्ट में। क्वेश्चन 6, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितनी स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की? बताओ दोस्तों कितनी की? ये दोस्तों ऑप्शन बी है इसका, अशोक मेहता समिति ने 2 जिले में जिला परिषद और 1 मंडल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये है आपका ऑप्शन बी 29 विषय। ठीक, और जो 12वीं में है उसमें है 18 विषय। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन नहीं थे? तो दोस्तों कौन नहीं थे? वो थे
वे जो थे वो थे लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टोफेड क्रिप्स। और इसमें भी जो ये थे पैथिक लॉरेंस, ये उसके हेड थे। बौद्ध संगीति का सही कर्म क्या है? तो दोस्तों, इसके भी ट्रिक हमने आपको सिखा रखी है अपने एक वीडियो में, तो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बताओ वीडियो के हिसाब से। सही। देखो सबसे पहले क्या हुआ, राजगृह अर्थात घर में प्याई साली साली को पटाया, फिर कुंडल दिए। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि घर में साली आई, साली को पटाया, ताकि उसे कुंडल दिए। ठीक है, ये चारों बहुत समिति याद हो जाएगी इससे आप। क्वेश्चन नंबर 10, अकबरनामा के कितने भाग हैं? दोस्तों 3 भाग हैं। एल नीनो का प्रभाव सबसे पहले कहाँ महसूस हुआ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरू, पेरू तट पर। आपको बताना है कि पेरू तट, ये पेरू जो दो देश है, ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों क्वेश्चन 12, बैरोमीटर में अचानक गिरावट का क्या संकेत देती है? तो क्या देती है दोस्तों, अगर अचानक गिरावट होगी तो ये तूफान या चक्रवात का। यदि दिन धीरे धीरे इसमें जैसे गिरावट आई, यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो यह है साफ मौसम का संकेत। यदि धीरे धीरे नीचे गिरे तो यह है बारिश का संकेत। यदि एकदम नीचे गिरे वो है तूफान का संकेत। क्वेश्चन नंबर 13, हाई लेटीट्यूड, हाई नहीं, हॉर्स लेटीट्यूड, हॉर्स लेटीट्यूड किन अक्षांशों के बीच होता है? तो वो अक्षांश पूछना चाह रहा है। ये होता है 30 से 35 डिग्री के मध्य। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? निर्वात, जल, कांच, हीरा। तो दोस्तों सबसे कम किसमें होती है प्रकाश की गति? ये होती है हीरे में। तो दोस्तों सबसे कम होती है ठोस में। अब देखो इनमें से ज्यादा ठोस कौन है? हीरा, तो हीरे में होगी सबसे कम। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? सी है, ए है, डी है या के है? तो दोस्तों ये तो आंख के लिए होता है। ये ये जो दांत है, दांतों के लिए कुछ अच्छा होता है विटामिन सी। और ये हड्डी के लिए विटामिन डी। और विटामिन के ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। जिन शब्द का प्रयोग सबसे जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या जोहानसन ने या मेंडल ने या डार्विन ने या लैमार्क ने? दोस्तों जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इनका नाम था जोहानसन। देखो ऐसे याद कर लो, जीन और जॉन। ठीक है दोस्तों।
कुछ कुछ मैच कर रहा। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो फॉर्मूला है, नाम तो रासायनिक क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम 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 ऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला है D2O। ये रासायनिक सूत्र क्या था? तो जब ठीक था D2O। इसने कहा रासायनिक नाम, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम है। हरिजन का। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहाँ काटती है? तो कहाँ काटती है दोस्तों? बताओ कहाँ काटती है? ये काटती है छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके सूरजपुर जिले में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ये विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये है डॉप्सन। ये इसका संकेत होता है D और B। ऐसा संकेत भी पूछे गए हैं इसका बहुत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, कैरियोलिस बल का क्या कारण क्या है? तो यह दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है? तो दोस्तों क्या बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति, GDP और आय, बचत और निवेश? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों बेरोजगारी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। क्वेश्चन 42 है, गिल्ट एज्ड मार्केट क्या है? क्या ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, सोने का बाजार है, विदेशी मुद्रा का बाजार है, या शेयर बाजार है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, गिल्ड एज्ड मार्केट। लोफर कर्व क्या दर्शाता है? क्या एक कर दर और कर राशि सब दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि, विकास दर या गरीबी का स्तर? दोस्तों ये दर्शाता है कर दर यानी टैक्स रेट और कर राशि यानी टैक्स रेवेन्यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, CSO यानी सांख्यिकी कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का ये वियना में है। वियना वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों वह मिलान कार्टिना इटली में। भारतीय महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की स्थिति 2036 में क्या है? तो यह है अंतिम चरण में मानव मिशन हेतु परीक्षा।
मानव मिशन हेतु प्रशिक्षण जारी। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की रहेगी? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका 2026 का चक्र। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की वैश्विक मेजबान कौन सा देश रहा? तो ये रहा यूएई, यूए यूनाइटेड अरब अमीरात। 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है INS, नवीनतम नाम है। ठीक है। वर्ष 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र के सुधारों के लिए चर्चा में रहा? ये रहा AI सुरक्षा के लिए। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया 2.0 2026 अपडेटेड का प्रमुख फोकस क्या है? दोस्तों इसका फोकस 6G नेटवर्क पर भी है, ई कचरा प्रबंधन भी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI के नाम से जानते हैं वो भी, यानी उपभोग जो सारे सभी में से भी। 2026 में फीफा विश्व कप फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है फीफा, ठीक है, के लिए कौन से देश दावेदारी या आयोजन में चर्चा में रहे? तो दोस्तों कौन से देश हैं? उन देश का नाम है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त रूप से। ठीक है, ये तीनों संयुक्त। पीएम गति शक्ति योजना का 2026 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? यह दोस्तों लॉजिस्टिक लागत कम करना। हाल ही में हाल ही में हाल ही में हाल ही में 2026 में खोजा गया एक्सोप्लैनेट किस तारे के परिक्रमा कर रहा है, अर्थात किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है? ये कर रहा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये दोस्तों ये कर रहा है ये प्रोक्सिमा सेंटोरी। ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया?
पे पोषण अभियान चलाया गया दोस्तों। 2026 में कौन सा भारतीय राज्य ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना दोस्तों केरल और गुजरात। नीति के अनुसार गुजरात और केरल लगे हुए हैं। भारत के यूके यूके मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 2020 में किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो यह सेवा क्षेत्र। सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन किस लक्ष्य में रहा? तो जल एवं स्वच्छता में सबसे बेहतर रहा इनका। ठीक है भारत का। 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वीनस मिशन का नाम क्या है? तो यह शुक्रयान 1। आपको बताना है कि जो शुक्र ग्रह है, ये जो शुक्र ग्रह, ये बताना आपको कि ये कौन से नंबर का ग्रह है सूरज के बाद। जनगणना 2026 यदि आयोजित का मुख्य विषय क्या हो? अगर जनगणना 2026 में आयोजित हुई तो इसका मुख्य विषय क्या है? तो यह है दोस्तों डिजिटल और बायोमेट्रिक एकीकरण। दो हजार छब्बीस में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को ऐतिहासिक तट श्रेणी में शामिल किया गया? तो किसमें दोस्तों? ये कोच्चि और पुरी ये संभावित है। ठीक है। डिजिटल रुपया ई रूपी का उपयोग 2026 तक भारत के किस क्षेत्र में अनिवार्य किया गया? दोस्तों ये किया गया सीमा पर भुगतान। 2026 का बुकर पुरस्कार किस भारतीय मूल के लेखक को चर्चा में आया? संभावित है दोस्तों ये। ठीक है। तो ये है नए उभरते जो लेखक हैं। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष के लिए निर्धारित किया? तो ये किया है दोस्तों 2070 तक। केसलर सिंड्रोम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये है अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस में जो डेब्रिज है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जहां पृथ्वी की निचली कक्षा
यानी लो अर्थ ऑर्बिट में वस्तुओं की घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि टकरों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे वहां उपग्रह खोजना असंभव हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह दोस्तों ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आनुवांशिक रूप से जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग। क्वांटम डॉट्स जो हाल ही में चर्चा में थी, किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों ये फोटोनिक आउट डिस्प्ले तकनीक में उपयोग किए जाते हैं। व्याख्या: क्वांटम डॉट्स नैनो क्रिस्टल होते हैं जो विद्युत या प्रकाश के संपर्क में आने पर विशिष्ट रंग उत्सर्जित करते हैं। ये भारतीय संविधान एवं व्यवस्था यानी पॉलिटी डी डी ठीक है, इनका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को संसद में रखा जाना अनिवार्य है? बताओ इसका सही उत्तर है जो ये 281 अनुच्छेद है, इसके तहत 280 में दोस्तों क्या है? वित्त आयोग। इसका सही उत्तर अनुच्छेद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 210 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखना अनिवार्य है। फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि सदन में उपस्थित सदस्य मतदान से दूर रहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वे मतदान के कुल योग से बाहर हो जाएंगे। फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण होता है। अनुपस्थिति या मतदान से दूर रहने वाले सदस्यों को कुल मतदान संख्या से घटा दिया जाता है, जिससे बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता है। ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के किस भाग का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है? तो किसका बढ़ जाता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे, इसमें जो ऑप्शन बी है, मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पेरू के तट के पास, वहां का जो है वो तापमान बढ़ जाता है।
पेरू के तट के पास गर्म समुद्री धाराओं का आगमन भी अल नीनो है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाया गया था एक वीडियो में कि ये बताना आपको पेरू किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है द ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, क्या है इसका कारण? क्या पृथ्वी का घूर्णन है, क्या तापमान में लवणता में अंतर है, ज्वालामुखी विस्फोट है, या ज्वार भाटा है। दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए गए हैं आपके लिए, वैसे जो आपने उसमें थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो ये CBT 2 एग्जाम होगा रेलवे NTPC का, उसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं, ये जो रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे कुछ रिलेटेड है, कुछ लिए गए हैं, तो जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये वीडियो आप देखेंगे कंप्लीट देखना, क्योंकि क्या पता कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है केसलर सिंड्रोम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष मलबे, स्पेस जो डेब्रिस है उनसे संबंधित है। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जहां पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में वस्तुओं की घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि टुकड़ों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे वहां उपग्रह भेजना असंभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाल ही में चर्चा में रहा CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों, ये है आनुवांशिक रूप से जीन संपादन अर्थात जीन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्वांटम डॉट्स जो हाल ही में चर्चा में थे किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, किए जाते हैं ऑप्शन ए, फोटोनिक्स और डिस्प्ले तकनीक। क्वेश्चन 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को संसद में रखा जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 281। दोस्तों, आप ये बताइए कि 280 में क्या है, 275 में और 289, सॉरी 79 में। ठीक है। 5वां फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि संसद में उपस्थित सदस्य मतदान से दूर यानी एब्सेंट रहते हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है वे मतदान के कुल योग से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के किस भाग का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये है बी, मध्य और पूर्वी
भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 है द ग्रेट ओपन कन्वेयर बेल्ट का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण तापमान और लवणता में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जुलाई 2026 में भारत ने अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ साझा करने का समझौता किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ब्रिक्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कह रहा था ये कि पिछले साल के हैं, पिछले 10 वर्ष हो गए, लेकिन ये तो जुलाई 2026 का है। तो दोस्तों बस ये करंट अफेयर इसमें अभी भी है, बाकी जो एग्जाम इससे अलग क्वेश्चन है वे पिछले वर्षों के ही हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको, इसलिए करंट अफेयर फिलहाल 2026 की डाली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय गगनयान मिशन 2026 के तहत भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग गहरा किया। तो यह दोस्तों अमेरिका के देश। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ष 2026 में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई। तो ये दी गई दोस्तों NHM नेशनल हाइड्रोजन मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि RBI CRR में वृद्धि करता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी से संबंधित है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A GST काउंसिल अर्थात GST जो गुड एंड सर्विस टैक्स में परिषद है संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये आपका उत्तर सी सही होगा 101 का संविधान संशोधन। तो आपको बताना है ये किस सन में हुआ है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की समुद्री धारा है और यह कहाँ प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये गर्म जल धारा है और अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है अर्थात चलती है। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 के में हुआ था उसके दौरान बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो दोस्तों उस समय थे 1905 में लॉर्ड कर्जन। ये करंट अफेयर का है 2026 में इसरो द्वारा संचालित गगनयान मिशन के दौरान चालक दल के मॉड्यूल का पुनः प्रवेश अर्थात री एंट्री परीक्षण किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये है ऑर्बिटल प्रकार का। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में मौद्रिक नीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से अप्रभावी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियोधर्मी डेटिंग में किस आइसोटोप का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये है जो पृथ्वी की आयु यूरेनियम लेड का। और दोस्तों जब पृथ्वी से संबंधित है तो यूरेनियम वाला ऑप्शन, और यदि जीवाश्म से संबंधित है ठीक है
जीवाश्म की आयु, जीवाश्म जीवाश्म की आयु बतानी हो है, ठीक है। तो उस समय कार्बन 14। जुलाई 2026 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? तो दोस्तों ये रहा है डॉलर पर निर्भरता कम, यानी डॉलर पर कम निर्भर रहना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर था? तो दोस्तों ये था 10 लाख पर एक सीट जनसंख्या के आधार पर। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ये है जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में गैस भरी हुई होती है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2026 तक की प्रगति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों स्टेशनों पर आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये नंबर के उससे न चलिए, आप सिर्फ आप सवाल पे नजर रखना, ठीक है। नंबर यहाँ के पीछे हो रहे तो आप बस पढ़ते रहो। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था ऑप्शन ए 1757 में। व्याख्या है यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 2 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों इनका नाम है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि 85 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा विजयनगर की। क्वेश्चन नंबर छोड़ो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के दौरान विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किसने कहा था? तो इनका नाम था दोस्तों वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा दोस्तों? तो ये लड़ा दोस्तों ऑप्शन ए 61 में, 261 ईस्वी पूर्व में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम था अबुल फजल। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके कितने भाग हैं तो इसके दोस्तों 1 2 3 कुल 3 भाग है, ठीक है। और जो तीसरा भाग है इसे आईने अकबरी नाम दिया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ये थे अशोक, सम्राट अशोक ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत किसने बसाई थी दोस्तों? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था दोस्तों? ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये है गंगा नदी और इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल प्रवाहित करती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आते हैं? तो जो दोस्तों केरल राज्य है उसमें सबसे पहले मानसून आता है।
सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसका सही क्रम है दोस्तों। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये दोस्तों उत्तर अमेरिका में है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान में स्थित है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स रोग होता है। सॉरी सॉरी, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट स्कर्वी रोग। ये क्या होगा? ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये डी की कमी से होता है। रतुंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि उत्तर है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये आज दिमाग ही पता नहीं कहाँ गया था। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों ये सही जवाब है टंगस्टन का। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किसने दी? दोस्तों ये जो आधुनिक है ये तो मोजले ने, ठीक है, और इससे पहले मेंडलीफ ने। इनकी बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? वह दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये राइबोसोम है जो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? दोस्तों ये दूरी की इकाई है। कैल्सिफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सिफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यदि आपको ये विटामिन के रासायनिक नाम याद करने हैं तो आप हमारी या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो विटामिन ट्रिक बाई जॉब विद विभू, ठीक, या विभू सर, ऐसा भी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 1928 में लाला लाजपत राय ने लाठी चार्ज का आदेश देने वाला 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाला पुलिस अधिकारी कौन था, जिसकी हत्या भगत सिंह और साथियों ने सांडर्स समझकर की थी? तो दोस्तों इनका नाम था जेम्स ए स्कॉट।
1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं सब सही है। इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसमें से संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई। ये सभी इसके उत्तर हैं। ये सभी दोस्तों इसके उत्तर हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1930-31 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस विशेष अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो दोस्तों, ये थी स्पेशल ट्रिब्यूनल। ठीक। और एक बात बताना कि ये जो क्रांतिकारी रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनमें से सबसे पहले फांसी का कंधे पर या फांसी का फंदा चूमने वाले व्यक्ति कौन थे? क्योंकि तीनों को एक साथ हुई थी ना दोस्तों, तो इनमें सबसे पहले फांसी के फंदा को चूमने वाले कौन थे? और ये बताना कि इनका अंतिम संस्कार किस नदी पर करना था और किस नदी पर हुआ, अर्थात किस नदी के किनारे करना था और किस नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, यह आपको बताना है कमेंट में। हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल के दौरान लाहौर जेल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु के बाद पूरा भारत आंदोलित हो गया था? तो दोस्तों, ये थे जतिन दास। 1928 में जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो किस पार्टी या संगठन का नेतृत्व कर रहे थे? मतलब दोस्तों, ये थी हिंदू महासभा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय उस टाइम। शुक्रियान एक मिशन के संदर्भ में इसरो का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो यह शुक्र के वायुमंडल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कब मांग सकते हैं? तो दोस्तों, ये मांग सकते हैं जब मामला सार्वजनिक महत्व का हो या कानूनी तथ्य या प्रश्न का हो। जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार भारत की 6G तकनीक का प्रमुख तकनीकी फोकस क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये है सब टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग और AI इंटीग्रेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का बाजार पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों, कर्ज महंगे हो जाते हैं और निवेश घटता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों, जो शामिल थे
स्टोफोर्ड, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर ये शामिल थे। और ये डी वाला शामिल नहीं था, लेकिन इसका उत्तर है यही वाला, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं है। ये कैस्पियन सागर किन देशों से घिरा है? दोस्तों ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। CRISPR-Cas9 तकनीक में Cas9 क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का एंजाइम है, आणविक कैंची। 2026 में भारत सरकार द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है? तो ये दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अविश्वास प्रस्ताव किसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये सी वाला सही है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत 2026 की रणनीति का मुख्य स्तंभ क्या है? तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI का निर्यात। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो उसके ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग है। – 2026 के विंटर ओलंपिक मिलान कार्टिना में कौन सा नया खेल चर्चा में रहा? तो इसका नाम है स्की माउंटेनियरिंग। भारत का परमवीर चक्र किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान के समकक्ष है? भारत का परमवीर चक्र किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान के समकक्ष है? तो दोस्तों ये अशोक चक्र शांति काल है। तो दोस्तों ये ऐसा है कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों बराबर लेवल के, लेकिन ये जो परमवीर चक्र है ये युद्ध कौशल में जो ये युद्ध के क्षेत्र में दिया जाए, ठीक है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, ठीक है। ज्यादातर तो ये मतलब जिस शहीद हो जाओ, ठीक है। और ये है जो अशोक चक्र, ये शांति, ये तो युद्ध के, ये शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र।
ब्रिटिश काल में माहलवारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, गांव के मुखिया के साथ सामूहिक बंदोबस्त करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधायिका के विशेषाधिकारों का वर्णन है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। 1857 क्रांति के समय अजीमुल्लाह खान किस स्थान से सक्रिय थे? तो दोस्तों ये थे कानपुर। संसद की एक लोकलेखा समिति पैक में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना है? पहले लोकसभा का तो 15 होगा, ठीक है, या तो या तो फिर इसने राज्यसभा कहा तो 7 होगा, या तो नहीं तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो दोस्तों, अगले सवाल दूसरी वीडियो में होंगे, पार्ट 2 में। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर कोई देखने का नहीं, इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नेक्स्ट पार्ट अवश्य देखिए इसका, उसमें और अति महत्वपूर्ण पर्सन शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।